यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, ये तमाम वेस्टर्न देश इस बात से काफी चिढ़ते हैं कि भारत रशिया के साथ अपनी दोस्ती को आखिरकार तोड़ क्यों नहीं रहा है। ये भारत के साथ दोस्ती को निभाने के लिए इतने सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत रशिया से दूरी तो बना ही नहीं रहा है। ऊपर से जितनी मर्जी दिखा देंगी इनको भारत के साथ रिश्ता मजबूत करना है, ये भारत के साथ दोस्ती की वैल्यू करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी इनके अंदर इस बात को लेकर काफी निराशा और इस बात से काफी चिड़न है कि भारत रशियन ऑयल परचेज करते जा रहा है। और ये ना सिर्फ इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर हमारे मिनिस्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसर्च कंडक्ट कर लगातार भारत और रशिया की दोस्ती को प्रेशराइज कर तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। एक बार फिर यूरोपियन थिंक टैंक ने ऐसा ही कुछ किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के कौन से एआई मॉडल का एक्सेस अब भारत को नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं मिलेगा और 90 मिनट्स का समय देने वाला इसमें क्या एंगल है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन शिप को लेकर भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, ये न्यूज आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। मसला ये है कि कई सारे यूरोपियन और वेस्टर्न थिंक टैंक्स रशियन ऑयल को ट्रैक करते रहते हैं और ये नोट करते हैं कि कौन सी कंट्री ने कितना रशियन ऑयल परचेज किया है और उसके लिए कितनी पेमेंट्स रशिया को की गई हैं। यूक्रेन वॉर के बाद तो इस टाइप की रिसर्च और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट से कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है कि वो रशियन ऑयल परचेज ना करें या फिर उसको कम कर दें। ऐसे में ये थिंक टैंक्स, ऑयल ट्रैकिंग कंपनीज और रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, इनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट आती है कि वो इस तरह की रिसर्च कर इस तरह के डेटा को पब्लिश करते रहें। इसी तरह का एक यूरोप का थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, और इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है CREA, जिसको हम क्रिया बोलेंगे। अब ये जो क्रिया थिंक टैंक है, इन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत ने पिछले महीने मई में रशिया से 5.8 बिलियन यूरोस के फॉसिल फ्यूल्स परचेज किए थे। US डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो क्रिया का कहना है कि भारत ने मई महीने में रशिया से 6.7 बिलियन डॉलर्स की एनर्जी इंपोर्ट्स किए हैं। इसमें क्रूड ऑयल, गैस और कोल, ये तीनों शामिल हैं। ये जो 6.7 बिलियन डॉलर्स भारत ने रशिया को मई महीने में पे किए हैं, इसमें से 83% पेमेंट क्रूड ऑयल के लिए की गई थी, यानी 6.7 बिलियन में से 5.5 बिलियन डॉलर्स का हमने रशिया से मई महीने में क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसके साथ ही क्रिया थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत की सभी रिफाइनरीज, यानी कि स्टेट रन, सरकारी प्लस प्राइवेट, दोनों तरह की रिफाइनरीज, सबने रशियन ऑयल परचेज बढ़ा दिए हैं। क्रिया के डेटा के अकॉर्डिंग अभी भी चाइना भारत से ऊपर है और रशिया ने मई महीने में टोटल जितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है उसमें सबसे ज्यादा 50% वॉल्यूम अकेले चाइना ने परचेज की है। चाइना के बाद सेकंड नंबर के ऊपर रशियन एक्सपोर्ट में 36% वॉल्यूम भारत ने परचेज किया है, और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर 6% वॉल्यूम टर्की ने परचेज किया है और 5% वॉल्यूम यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने परचेज किया है। और ये चार मिलकर ही रशिया के एक्सपोर्ट में 97% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी का 3% दुनिया के बाकी छोटे मोटे देशों ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और चाइना रशिया का 86% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम दोनों देश रशिया का साथ नहीं देते तो रशिया के लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता। इसके साथ ही डेटा में थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर पता चला कि रशिया ने मई महीने में अराउंड 15.5 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल कुल मिलाकर एक्सपोर्ट किया है। सिर्फ 15 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल, वो भी एक महीने में। अभी हमने इसमें गैस, रिफाइंड फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तो ऐड भी नहीं किया है। अगर वो ऐड कर दिया जाए तो ये फिगर आराम से केवल पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ऑयल से ही 22 से 23 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये फायदा होता है फॉसिल फ्यूल्स का और एनर्जी के भंडार के ऊपर बैठने का। बिना कुछ किए रशिया को 22 से 23 बिलियन डॉलर्स हर महीने मिलते जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उस फैसले के बारे में जिसने दुनिया के कई देशों की सरकारों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसका असर अमेरिका में रह रहे इंडियंस के ऊपर भी पड़ने वाला है, और जो वहां पर रिसर्च वर्क कर रहे थे उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट अब थोड़ी कम हो जाएगी। इंडिया टुडे ने जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। न्यूज आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार एआई कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की अनाउंसमेंट की है, जिसका इफेक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अमेरिका की लीडिंग एआई कंपनी एंथ्रोपिक के दो सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स फैबल 5 और मिथोस 5, इनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है और इनका एक्सेस किसी भी फॉरेन कंट्री को देने के ऊपर रोक लगा दी है। ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया था और कंपनी को केवल 90 मिनट का समय दिया था इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस ऑर्डर के मुताबिक कोई भी फॉरेन नेशनल, यानी अमेरिका को छोड़कर दुनिया के और किसी भी देश का नागरिक को
फिर चाहे वो अमेरिका से बाहर ही हो या फिर अमेरिका के अंदर रह रहा हो, वो एंथ्रोपिक के इन दो नए एआई मॉडल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अमेरिका के सिटीजन्स के इस्तेमाल के लिए यूज होगा। इवन एंथ्रोपिक एआई कंपनी के अंदर जो विदेशी एम्प्लॉइज हैं, वहां पर जो दूसरी कंट्री के वर्कर्स इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें बड़ी संख्या में इंडियन और चाइनीज इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर भी ये बैन अप्लाई होता है। एंड अब आज के बाद वो इन मॉडल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस बैन के बाद कंपनी ने 90 मिनट के अंदर भारत समेत दुनिया के बाकी सभी देशों में इन दोनों मॉडल्स को पूरी तरह से शट डाउन कर डिसेबल कर दिया है, ताकि यूएस लॉ का उल्लंघन ना हो। रिस्ट्रिक्शंस डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई तरह की लगाई हैं, लेकिन सवाल ये उठता जा रहा है कि इस बार इसमें क्या डिफरेंस है। अभी तक क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो मेजरली एक ही कंट्री चाइना के ऊपर लगाई थी, और वो भी सिर्फ हार्डवेयर या फिर एडवांस्ड एआई चिप्स के ऊपर लगाई थी, जो कि एआई के बैकएंड में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये पहली बार है जब एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बैन लगा दिया गया है, और इस पर बैन ना सिर्फ चाइना के ऊपर लगा है, बल्कि अमेरिका अपना ये सॉफ्टवेयर अपने सबसे पुराने एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया और किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंथ्रोपी के ये एआई मॉडल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि यूएस गवर्नमेंट इसको पूरी दुनिया से छुपाकर सिर्फ इसको अपने पास रखना चाहती है। खबर आ रही है कि अमेज़न के रिसर्चर्स ने एंथ्रोपी के लेटेस्ट लॉन्च मिथोस 5 और फेबल 5 एआई मॉडल्स की क्या कैपेबिलिटीज है, इनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ये बताया गया कि ये मॉडल्स कितने पावरफुल हैं और क्या क्या करने में सक्षम है। इसी रिपोर्ट में पता चला कि ये दोनों मॉडल्स कोडिंग और सॉफ्टवेयर की कमजोरी ढूंढने में इतने ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि ये दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को जेल ब्रेक कर उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर उसका वीक पॉइंट क्या है उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुसकर उसकी सारी जानकारी एक्सेस करके पूरे डेटाबेस को एक्सेस करने में सक्षम है। ऐसे में यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये एआई मॉडल्स फॉरेन एडवर्सरीज यानी अमेरिका के दुश्मन देशों या हैकर्स के हाथ लग गए तो वो बैंक्स, गवर्नमेंट सिस्टम और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक्स कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है। एक और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात, भारत के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेक कंपनीज और रिसर्चर्स जो कोडिंग और साइबर डिफेंस के लिए इस तरह के सबसे एडवांस्ड एआई टूल्स का वेट कर रहे थे, जो इन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर करना चाहते थे, वो तो फेबल 5 और मिथोस 5 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है भारत के टेक एंड सॉफ्टवेयर वर्कर्स को, जो कि अमेरिका की एआई कंपनीज में काम करते हैं, खासकर एंथ्रोपी कंपनी में। उन्हें भी अब हाईटेक मॉडल्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि वो इन एडवांस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी नहीं कर पाएंगे। बैकएंड के ऊपर जो इंडियंस इन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन सबको ड्रॉप कर दिया गया है। फेबल 5 और मिथोस 5 के जो भी एडवांस्ड वर्जन बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी फॉरेन नेशनल्स को एक्सेस नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को भी पलट दें, जैसे वो इससे पहले अपने बाकी फैसलों को पलटते आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज भारत की सरकार के लिए है, भारत की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए है। बेहतर होगा कि ये जल्द से जल्द अपने एआई मॉडल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, वरना ऐसे ही हम आगे भी ब्लैकमेल होते रहेंगे। और यहाँ पर सरकार से ज्यादा बड़ा रोल हमारी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज का है, क्योंकि ये काम सरकार का नहीं होता है, ये काम कंपनीज को खुद ही करना पड़ता है, जैसे अमेरिका में कर रहे हैं। सरकार तो बस इनको रेगुलेट कर रही है, और लोगों को भी अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोलकर डिफेम करना चाहिए, क्योंकि यही कंपनीज जब ग्लोबल लेवल के ऊपर पहुंच जाती हैं तो ये सारी लेवरेज और बेनिफिट अपने अपने देशों को ही पहुंचाती हैं, जिस तरह से आज की डेट में अमेरिका की कंपनीज अपनी गवर्नमेंट को पहुंचा रही हैं। वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के तट के पास से एक और इंडियन शिप के डूबने की खबर आ रही है। भारत की टॉप न्यूज एजेंसी ANI ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसमें यूएस नेवी की इन्वॉल्वमेंट भी है। ओमान में जो भारत की एम्बेसी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है। ये स्क्रीन के ऊपर इंडियन एम्बेसी की स्टेटमेंट है, जिसमें भारत की एम्बेसी ने बताया है कि एक इंडियन फ्लैग्ड मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल जिसका नाम विराट 1 है, इसके ऊपर 14 इंडियन क्रू मेंबर सवार थे। ये ओमान के तट के पास इंजन फेलियर के कारण डूबने की स्थिति में आ गया था, जिसके बाद ओमान की अथॉरिटीज की मदद से इसके ऊपर सवार 14 इंडियंस की जान बचाने के लिए इनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। ANI और इंडियन एम्बेसी ने यूएस नेवी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो खैर कुछ नहीं बोला है। आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि इंजन फेलियर का मामला है, और ऐसा नहीं है कि इस शिप को यूएस नेवी ने निशाना बनाया था। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में यह भी बोला गया है कि यूएस नेवी ने सबसे पहले इस इंडियन वेसल की डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड कर अपने हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए भेजे थे और लाइफ राफ्ट प्रोवाइड की थी, जिसके बाद ओमान की अथॉरिटीज को बुलाया गया और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन ओमान की अथॉरिटीज ने कंडक्ट किया। अभी हम भारत की सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि यूएस नेवी ने इस रेस्क्यू मिशन में मदद की है या फिर नहीं।
लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये जो 14 इंडियंस इस शिप के ऊपर सवार थे, ये सारे रेस्क्यू कर लिए गए हैं, इनकी जान बच गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी रह चुके हैं, इनको लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ समय से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस नेवी ने इंडियन सेलर्स के ऊपर हमला किया था, जिसमें भारत के 3 क्रू मेंबर्स की जान गई थी, इसके ऊपर कमेंट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत सरकार को न्यू दिल्ली में बैठे यूएस एम्बेसडर को बोलना चाहिए कि वो वॉशिंगटन वापस चले जाएं, यानी यूएस एम्बेसडर को अमेरिका जाने के ऑर्डर्स दिए जाएं और यूएस एम्बेसडर से कहा जाए कि वो तब तक अमेरिका से वापस भारत ना आए जब तक अमेरिका हमारे नागरिकों के अमेरिकन हमले में समुद्र के ऊपर मारे जाने के लिए माफी नहीं मांग लेता है। इनकी डिमांड है कि अमेरिका से सॉरी बुलवाया जाए। इसके आगे ये कहते हैं कि लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुसी कैट है, यानी डरी हुई बिल्ली है, जो ट्रंप के सामने कांप जाते हैं। इसके साथ ही एक और स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में अगर दम है तो उनको सीधा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाना चाहिए, अपना विरोध जताना चाहिए और जो बात ट्रंप के साथ होगी उसको सबके सामने पब्लिक करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि एक समय पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, लेकिन आजकल इन्होंने अपनी तोपों का रुख प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर सर की तरफ कर दिया है। वैसे आप सुब्रमण्यम स्वामी को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।